अच्छा, सामान्य भाषा में समझाना हो, अगर नॉर्मल लैंग्वेज और रिलेटिव मोशन को समझाना हो, तो हम तुमको यहाँ पे एक दो व्यक्ति बना दे रहे हैं, ठीक है, ये दो पर्सन है, इसका नाम दे दे रहे हैं ए और इसका नाम दे दिया जा रहा है बी। ठीक, तो अगर हम तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि इसमें से ज्यादा हाइट किसकी है, सब लोग बता लिए किसकी ज्यादा हाइट है, बी की। तो तुमने क्या किया, तुमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, इनकी हाइट का लेवल नापा, ठीक है, इन्हीं दोनों का कंपैरिजन किया ना, इनकी हाइट का लेवल नापा और दिखाई दे रहा है कि बी ज्यादा लंबा है। तो तुम कंपैरिजन किसके किसके बीच में कर रहे हो, ए और बी के बीच में। किसका कंपैरिजन कर रहे हो, हाइट का। ठीक, अगर हम हाइट को छोड़ के, जैसे हाइट का तुमने कंपैरिजन किया, उसी तरह इनके डिस्प्लेसमेंट का, इनके वेलोसिटी का और इनके एक्सेलरेशन का हम कंपैरिजन करने लगे, तो उस टॉपिक को क्या कहा जाएगा, रिलेटिव मोशन कहा जाएगा। ठीक, यहां पे हम लोग दो ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करते हैं, कंपैरिजन। अब वो कंपैरिजन कैसे होगा, कहां खड़े होके होगा, तो उसकी बात आगे होगी। सिंपल रिलेटिव का मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कहां कहां होता है, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में। तो इस पूरे टॉपिक को क्या कहा जाता है, रिलेटिव मोशन। और हिंदी में इसी टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष गति। ठीक, अब आगे चलते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले जब सापेक्ष गति हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और शॉर्ट में बोलते हैं एफओआर। ये यहां भी आएगा और आगे एक चैप्टर हम लोग का और है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वहां भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम होगा। तो इसको अच्छे से समझ लिया जाए यहीं पे। ठीक, अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल ले लिया जाए कि एक लड़का था, ठीक, और इसके पास एक रोलर स्केटबोर्ड है। ठीक है, क्या है, रोलर स्केटबोर्ड। रोलर स्केटबोर्ड जानते हैं ना, ठीक है, तो रोलर स्केटबोर्ड है, लेकिन अभी ये किस पोजीशन पे खड़ा है, रेस्ट पोजीशन पे, यानी चल नहीं रहा है। ठीक, और इसके बगल से एक कार गई, उस कार की जो स्पीड है वो नॉर्मली स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, केस देखते जाना, ये पहला केस बन रहा है ना। ठीक है, अब सेकेंड केस में, अच्छा इस केस में इसके हाथ में एक स्पीडोमीटर पकड़ा देते हैं। क्या पकड़ा देते हैं, स्पीडोमीटर क्या होता है पता है, स्पीडोमीटर, अरे तुम देखे होगे ट्रैफिक पुलिस वगैरह वाले स्पीडोमीटर ऐसे लेके खड़े रहते हैं। इंडिया में तो कम देखने को मिलता है, फॉरेन मूवी वगैरह अगर आप देखे होंगे तो वहां पे देखे होंगे कार काफी तेजी से निकल रही तो उसके सामने ऐसे स्पीडोमीटर रखा जाता है, तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से निकला उसकी स्पीड वहां पे बता देगा। तो इसके हाथ में क्या है, एक स्पीडोमीटर। तो इस स्पीडोमीटर का यूज क्या है, उससे ये इस कार की स्पीड को बता रहा है कि इस कार की एक्चुअल स्पीड कितनी है, एग्जैक्ट बता लेगा। ठीक, तो जब ये रेस्ट कंडीशन पे खड़ा था, तो इससे कार की स्पीड पूछी जाएगी, तो ये आंसर दे रहा है अभी इस कार की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन केस बदल दिया गया। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, यही जो हमारा बालक है, ठीक, सेकेंड केस में यही जो हमारा बालक है, इसको हम लोग सेकेंड केस में इसको क्या करते हैं, रोलर स्केटबोर्ड जो इसका है, इसको एक पर्टिकुलर स्पीड दे देते हैं। यानी अब ये ग्राउंड फ्रेम पे नहीं खड़ा है, अब ये इस डायरेक्शन में खुद चल रहा है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड पे। कार की स्पीड को हम चेंज नहीं करेंगे, हमारे कार की अभी भी स्पीड उतनी ही है, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब जब इससे आंसर पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो क्या क्या कह रहे हैं। पहला केस समझ में आया, पहले केस में ये किस कंडीशन पे था, अब दूसरे केस में ये किस कंडीशन में आ गया, मोशन। ठीक है, और दोनों का मोशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है, सेम डायरेक्शन। अब ये अपने आप खुद स्पीड पा गया, कितने की, 2 मीटर पर सेकेंड की। अब इससे पूछा जाएगा कि तुम कार की स्पीड बताओ, तो ये क्या आंसर देगा कार की स्पीड का, कार चल रही है 5 से, ये खुद चल रहा है उसी डायरेक्शन में कितने से, 2 से। थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा तो इतने समय ये आंसर कितना बताएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी घट जाती है। ठीक है ना। अब अगर हम क्या करें कि इसी बालक को अपोजिट डायरेक्शन पे चलाना शुरू कर दे कि नहीं तुम ठीक है इधर मत चलो, अब तुम क्या करना, इस तरफ चलना शुरू करो। तुम्हारा रोलर स्केट बोर्ड है, ठीक है, उसको ले लो और इस डायरेक्शन में तुम स्पीड अपनी मेंटेन कर लो, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हारी कार तो उसी तरफ चल रही है, कितनी स्पीड थी, कार की स्पीड तो हम लोग चेंज नहीं की है, कार की स्पीड अभी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब अगर इससे आंसर पूछेंगे कि तुम्हारे कार की स्पीड कितनी है, तो ये आंसर कितना बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा तो इसका आंसर कितना आ गया,
7 मीटर पर सेकेंड। तो तुम एक हमको छोटी सी बात बताओ, क्या तुम्हारी इस कार की स्पीड चेंज हो रही थी? ठीक, अगर कार की स्पीड देखो तो कार की स्पीड हमेशा से कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, तो ये अलग अलग आंसर क्यों दे रहा था? पागल है क्या? नहीं, तो ये अलग अलग आंसर क्यों दे रहा था? क्योंकि इसके खड़े होने की जगह बार बार क्या हो जा रही थी? बदल जा रही थी। पहले जब ये रेस्ट पोजीशन पे था तो इसका आंसर करेक्ट था। ठीक, जब ये मोशन करने लगा तो आदमी को खुद अपनी गति का अंदाजा नहीं होता है, अपने मोशन का अंदाजा नहीं होता है। आप ऐसे देखिए कि आपके साथ दो ट्रेन पैरेलल चल रही है, ठीक है, साथ में चल रही है। अब बगल वाली ट्रेन धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी, लेकिन तुम इसको कहोगे कि ये बड़े धीरे चल रही है, और धीरे धीरे करके तुम्हारे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब वही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो तुम कहोगे कितनी तेज क्रॉस होकर निकली है। तो हम लोग जहां बैठे हैं हमको अपने स्पीड का अंदाजा नहीं होता है, उसी तरह इसको भी अपने स्पीड का अंदाजा नहीं था। ठीक ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन बनता है कि सर आप इतनी कहानी बता दिए, लेकिन इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ में आया ही नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम खड़े होके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताते हैं। यानी पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका कौन सा था? ग्राउंड। ठीक, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो प्लेटफॉर्म या वो जगह जहां पे हम बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो अभी इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? ग्राउंड, रेस्ट में। ठीक, फिर इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी प्लेटफॉर्म कैसा हो गया? मोशन वाला, यानी चलने लगा, यानी इसका जो फ्रेम है वो मोशन का फ्रेम हो गया। अब मोशन में भी किस डायरेक्शन पे? सेम डायरेक्शन पे, यानी दोनों किस डायरेक्शन में चलना शुरू किए? सेम डायरेक्शन पे। ठीक, इसलिए आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 3 मीटर पर सेकेंड। अभी भी यहाँ पे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें है? मोशन में है, लेकिन अब कैसा हो गया? अपोजिट, इसलिए आंसर कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं जब ये अपने खड़े होने की जगह बदल दे रहा है तो उस हिसाब से इसका आंसर भी बदल जा रहा है। तो जिस जगह पे हम बैठ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। तुम यहाँ रेस्ट पोजीशन में बैठे हो, तो हम सब लोग यहाँ साथ में हैं, अगल बगल को देखोगे तो किस पोजीशन पे कहोगे? रेस्ट पोजीशन पे। अब लेकिन मान के चलिए कि आपकी ये अर्थ है, ठीक, अर्थ में यही छोटा सा एक क्लासरूम है रैंकर्स एजुकेयर का, ठीक है, तो जहां पे आप क्या कर रहे हैं? रैंकर्स एजुकेयर के इसी क्लासरूम में अगल बगल बैठे हैं, तो एक दूसरे को किस पोजीशन में बता रहे हैं? रेस्ट पोजीशन। अब मान के चलिए कोई एलियन आपको जुपिटर से देख रहा है, ठीक है, एलियन नाम की चीज होती है? अच्छा, होती है या नहीं होती है उसको बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, होती है, ठीक। तो मान लीजिए कोई एलियन आपको बाहर के प्लेटफॉर्म जुपिटर से बैठ के देख रहा है, तो आपकी अर्थ किसमें मोशन कर रही है? ऐसे रोटेट हो रही है ना, ऐसे अपने एक्सिस पे रोटेट भी हो रही है और साथ में सन के अराउंड घूम भी रही है। तो ये एलियन आपको किस पोजीशन पे कहेगा? मोशन की पोजीशन पे कहेगा। और आप एक दूसरे को किस पोजीशन पे कहेंगे? तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? रेस्ट। ठीक है, लेकिन बाहर वाले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो वो आपको किसमें कह देगा? मोशन। तो समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? सिंपल सा लॉजिक, हम जहां खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताएंगे, उसी को क्या कहा जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, आगे एनएलएम में आएगा, फिलहाल आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है और वहां पे एक्सेलरेशन वगैरह की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है? एक्सेलरेशन होगा भी तो क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक, तो अब ज्यादातर केस में हम लोग इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू को लेते ही नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जहां पे अगर ये घूम रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ना घूमे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? एक्सेलरेशन जीरो। अब ये क्या करे? कुछ ज्यादा एक्सेलरेशन से घूमे, फिर कम से, फिर ज्यादा से, यानी एक्सेलरेशन क्या हो? वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हालांकि हमको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इतना अंदर नहीं घुसना है, खाली हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। जब एनएलएम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आया? क्लियर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब वो जगह जहां पे हम बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताएंगे, तो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे चला जाए।
ना। अब पार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, हम जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो कितने पार्ट में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन कहाँ कहाँ किस किस चीज पे आएगा, ठीक। तो सबसे पहला जो रिलेटिव मोशन आएगा, तो रिलेटिव मोशन में पहला हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट अगल बगल हैं, ठीक है, और दोनों किस कंडीशन पे हैं, मोशन, गति की अवस्था में, जैसे कार ए और दूसरी कार कौन सी बी, ये दोनों मोशन कर रही है, तो इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये पार्ट होता है रिलेटिव मोशन का। यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरी चीज क्या पढ़ी जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव मोशन के ये तीन पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, रिलेटिव वेलोसिटी से। इन दोनों से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन मिलते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन वगैरह से, ठीक है, इससे तब भी मिलेगा ना, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से बनते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक। तो चलिए शुरुआत की जाए। अच्छा एक चीज और बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का पढ़ा जाएगा रिलेटिव में, सेम कॉन्सेप्ट किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का, और सेम उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना बताया जाएगा उसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और सेम तरीके से क्या निकालेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू को, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग स्टार्ट किया जाए। पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। अब रिलेटिव वेलोसिटी इसको दो डायमेंशन में पढ़ा जाता है। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। 1D का क्या मतलब है कि जैसे अगर दो कार, अभी तक जितना एग्जांपल ले रहे थे, ये दोनों ही कार है, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ये दोनों कार कैसे चल सकती हैं, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल सकती हैं, ठीक, या तो दूसरे केस में कोई एक कार क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इनका एक्सिस अभी तक कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही है। यानी ये कैसा रिलेटिव मोशन कर रही है, वन डायमेंशन का। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, वन डायमेंशन, फिर उसके बाद किस में आएंगे, 2D। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना शुरू करते, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन के, ठीक। क्लियर है कि सपोज कर लेते हैं कि दो कार है, ठीक। अब इन दोनों में केस कैसा बन सकता है, पहले भी बताया ना कि 1D पढ़ने जा रहे हैं, तो 1D में भी दो केस हो सकता है, या तो दोनों कार किस डायरेक्शन पे चले, सेम डायरेक्शन पे, या तो दोनों कार फिर किस में चले, अपोजिट में। तो पहले हम लोग किसको यूज करेंगे, सेम डायरेक्शन को, कि दोनों कार हमारी सेम डायरेक्शन में चलनी। तो ये हमारी, इसका नाम दे देते हैं, ये कार ए है, ठीक, और ये कार क्या है, बी, ठीक। कार ए की वेलोसिटी मान सपोज कर लेते हैं कि ये वीए वेलोसिटी से, वीए का मतलब 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी कितनी सपोज कर लिए, वीए, और दूसरी कार की जो वेलोसिटी है वो किसकी सपोज कर लेते हैं, वीवी। अच्छा क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है सबसे पहला ना, कि वेलोसिटी ऑफ कार ए बताइए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब अच्छा, अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, एक चीज समझो, मान लो तुम्हारी कार ए की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कार बी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूछे किस कार की स्पीड ज्यादा है, बी की, कार बी की। तो तुमने कंपैरिजन किया, किससे कंपेयर किया, किसकी स्पीड ज्यादा है, तो किसके बारे में बताया, मतलब तुम्हारा आंसर जो आया 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, तो तुमने क्या बताया, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आई बात, ठीक है। हम जिससे कंपेयर करते हैं उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, यानी ये जो ऊपर लिखे हैं यहाँ, ये दूसरी चीज होगी। अभी तुम जो आंसर दिए, हम क्या पूछे, किसकी स्पीड ज्यादा है, तो तुम कहे कि बी की स्पीड ज्यादा है, कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। कंपेयर किससे किए, हम जिससे कंपेयर करते हैं उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। यानी इसको हमको क्या लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू, हम जिससे कंपेयर किए उसको लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। अगर ऐसा होता वीए, अब क्वेश्चन मेरा बदल गया, किस कार की स्पीड कम है, ए की। अब तुम किससे कंपेयर किए, बी से, बी ज्यादा तेज चल रही है, ए क्या चल रही है, कम, तो हमारा कंपैरिजन किससे हुआ, 20। तो जिससे कंपेयर करते हो उसको बाद में लिखते हैं, जिसकी स्पीड बताते हैं उसको पहले। तो इसका क्या नाम देंगे, कौन धीरे चल रहा है, ए, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक, समझ में आ रही बात। अच्छा अब यहाँ पे ये जो वर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसी को ध्यान से समझना थोड़ा सा। तुम जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे
ठीक है, जैसे ए के रिस्पेक्ट में निकाल लें या बी के, अभी तक जितना बताया वो क्लियर हो रहा है। वीबीए लिखने का मतलब समझ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वी ए बी लिखा है मतलब जो पहले लिखा जा रहा है उसकी स्पीड बताई जा रही है, जो बाद में लिखा जा रहा है उसके कंपेरिजन में। ठीक, तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखा है वही तुम्हारा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही तुम्हारा क्या होगा, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ए तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी। रिलेटिव सोचने का सबसे अच्छा और एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिलेटिव अगर आप सोच रहे हैं तो अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठा दीजिए। ठीक है, अपने आप को सीधे कहां सोच लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मान लो कि तुमको बी की वेलोसिटी बतानी है तो तुम अपने आप को कहां सोचोगे, ए पे बैठ के सोचोगे। तो ए पे बैठ के सोचोगे तो तुमको तुम्हारी स्पीड का अंदाजा तो रहेगा नहीं, हम 5 मीटर से चल रहे हैं और ये आगे वाली कितनी से, तो हम सीधे कहेंगे कि तेज चल रही है। अब कितनी तेज चल रही है इसको निकालने का तो तरीका होगा। ठीक, चलें शुरू करें, ये समझ में आया, चलिए ठीक है। एकदम बेसिक बात ये है कि अगर आप 1D रिलेटिव की बात कर रहे हैं और 1D रिलेटिव में किसी के रिस्पेक्ट में भी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा है तो इसका मतलब होता है कार ए की वेलोसिटी बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, यानी हमारा बी ही क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन पे, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट। रेस्ट में कैसे आएगा कि अगर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन फॉरवर्ड है, इस दिशा में है, तो आप वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, यानी वी बी आप इधर मत मानिए, आप अपनी वेलोसिटी को कितना मान लीजिए, -v। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए एक चीज हमको बताइए कि ये दोनों वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन पे दो वेक्टर काम कर रहे हो, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं। यानी रूल के हिसाब से कार ए की वेलोसिटी को अगर हमको बी के रिस्पेक्ट में निकालना था, जो नियम है उसके हिसाब से हमको दोनों वेक्टर को क्या कर देना चाहिए था, ऐड कर देना चाहिए था। लेकिन हम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में बताए थे कि यही चीज आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको हम लोग किस पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट। और रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए इसका डायरेक्शन हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट। यानी ये तो ठीक है वेक्टर के हिसाब से सही है, लेकिन अगर हमको किसके हिसाब से सोचना होता, रिलेटिव के हिसाब से, तो हम लोग क्या लिखते, वी ए प्लस वी बी का जो डायरेक्शन है इधर था, इसको अपोजिट कर देते, तो अपोजिट कर देते तो इसकी जगह क्या हो जाता, -vb, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, va माइनस vb। इसीलिए अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट बताए थे कि वो लड़का और कार सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो लड़के की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, कार की कितनी थी 5, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा था 3, यानी उन दोनों का आपस में क्या हो जाता, सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब ये देख लीजिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे ऐसे कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारी इस कार की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड, इसका नाम हम लोगों ने दिया कार ए। ठीक, दूसरे कार की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका नाम दिया हम लोगों ने कार बी। अब हमको आंसर क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पूरा डिस्कशन इसी टॉपिक पे किया, यानी ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वो कितना आ जाएगा, va माइनस vb। ठीक, हाँ vb, ठीक है, va माइनस vb। अब आप ये सोचिए, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है उसको ध्यान से सोचा कीजिए, क्या लिखा है, ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, यानी इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ कार ए पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ही हमारा क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हम इसी को किस पोजीशन में मानेंगे, रेस्ट। तो अब तो नॉर्मली फॉर्मूला लिख दे, जो वहां पे सॉल्व, ये फॉर्मूला सॉर्ट आउट करके लाए हैं सेम डायरेक्शन पे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रही तो आंसर क्या होगा, va माइनस vb। ठीक, तो ये आंसर va की वैल्यू कितनी है, रूल के अकॉर्डिंग ये va माइनस क्या हो जाएगा vb, तो va की वैल्यू कितनी है 10 और vb की वैल्यू कितनी है 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, कार ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर तुमसे नॉर्मली पूछा जाए कौन सी कार तेज चल रही है तो तुम क्या कहोगे, ए तेज चल रही है, तुम उसी के बारे में बता दो।
कंपेरिजन किससे कर रहे हो, बी से। अच्छा, हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में तो चल नहीं सकते हैं, अब किस अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक। तो अपोजिट होने में मान के चलिए कि ये आप चला रहे हैं कार ए को, ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ कार ए, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी कौन सी कार चल रही है, बी, ये वेलोसिटी ऑफ कार बी है। अब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अच्छा, वेक्टर के रूल के हिसाब से देखा जाएगा, किसके रूल के हिसाब से, वेक्टर के रूल के हिसाब से। तो अपोजिट वेक्टर को हम लोग हमेशा सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट अगर आपको चाहिए, और किसके नियम के हिसाब से देखा जाता, तो दोनों अपोजिट थे, तो बी ए में से हमको क्या घटा देना चाहिए, बीबी को घटा देना चाहिए। लेकिन हमको वेक्टर तो देखना नहीं है, हमको क्या देखना है, रिलेटिव। और रिलेटिव में कहा जाता है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसको किस पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट। और रेस्ट में लाने के लिए उसकी जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको क्या कर दिया जाता है, अपोजिट। यानी वीबी इधर चल रहा है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट करोगे रेस्ट में लाने के लिए, तो आपको इसका नया डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा, माइनस वीबी। अब वेक्टर के रूल के हिसाब से देखें तो ये क्या लिखा है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखा है, बी ए माइनस, क्योंकि हमको रिलेटिव निकालना है इसलिए हम लोग यहाँ पे नई वाली वेलोसिटी रखते हैं जो अपोजिट माने, ठीक। तो आप क्या लिखोगे इसको, बी ए माइनस ये रहेगा, नई वाली वेलोसिटी कितनी है, माइनस वीबी, तो ये कितना हो जाएगा, वी ए प्लस वीबी। इसलिए जब अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, ठीक। तो अब तुम वो ध्यान करो कि जो लड़का 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था और कार 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया था हमारा, 7, इसी वजह से ऐड हो जाते हैं, ठीक। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब हमारा मोशन 1D होगा, कौन सा मोशन होगा, 1D, 1D में 2 केस हो सकता है, कौन सी वेलोसिटी हो सकती है, सेम, और दूसरी कौन सी हो जाती है, अपोजिट। सेम वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी ए माइनस बीबी। और अपोजिट में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अपोजिट में दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, वी ए प्लस बीबी। समझ गए, ठीक। अच्छा, जो केस वेलोसिटी के साथ होगा, ठीक है, सेम वही किसके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसी तरीके से। और सेम उसी तरीके से किसके साथ निकालेंगे, एक्सेलरेशन के साथ, यानी जिस तरह वेलोसिटी निकली है उस तरह एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार बी। किस केस में, सेम के केस। अपोजिट के केस में वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अपोजिट में दोनों के डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी, सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जैसे वेलोसिटी ऐड हुई है उसी तरह एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, ठीक। क्लियर है यहां तक, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, सेम और अपोजिट का, ठीक है। तो चलो, जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो थोड़ा सा ये भी बता दिया अपोजिट का, अपोजिट में चल रहे हैं तो क्या केस आता है, ए प्लस बी हो गया सब उस तरफ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखें, हाँ, किसका दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, क्या है टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, ठीक। तो सापेक्ष विस्थापन क्लास में हम कोशिश करते हैं कि आपका समय खराब ना हो, ठीक है, नोट कराने में 5-10 मिनट और जाएगा, ठीक। तो सापेक्ष विस्थापन और इसका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन बता दिए, किस तरह, जिस तरह वेलोसिटी निकालेंगे उसी तरह एक्सेलरेशन होगा और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी टॉपिक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, आइए आइए देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है। अब जिस तरह कार का एग्जांपल लिए थे, तो कार की तरह क्या हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, बस हो सकता है, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रेन ईच 50 मीटर लॉन्ग, यानी दोनों के ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन से, एक दूसरे के अपोजिट। तो मान के चलते हैं कि ऐसे बना लेते हैं डायग्राम,
कि ये पहली ट्रेन है, इसका नाम क्या दे दिए, ट्रेन ए, इसकी लेंथ कितने मीटर है, 50 मीटर, और ये इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, दूसरी ट्रेन है बी। ठीक, तो बी की लेंथ भी कितनी है, 50 मीटर, लेकिन ये इसके किस डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन। इतना आप पढ़ लिए। ठीक है, टू ट्रेन ऑफ 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, इसको आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, इसको कितना लेना है, 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, डायग्राम समझ में आ रहा है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, द टाइम ट्रेवल ऑफ क्रॉसिंग। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहां पे बहुत अच्छे से समझो, पेन दो, एक दो वर्ड आएगा, ध्यान से सुनना। एक वर्ड आएगा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब होता है आमने सामने से ऐसे क्रॉस करना, और क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों का हेड जब तक मिलेगा और ये दोनों क्रॉस करेंगे तो दोनों का टेल मिलना चाहिए। ठीक, क्रॉसिंग की स्टार्टिंग कहां से होती है, जहां जैसे दो ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दोनों का हेड मिले, और फिर दोनों क्रॉस करके जब तक दोनों का टेल नहीं मिल जाएगा इस क्रॉसिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसको क्रॉसिंग वर्ड बोलते हैं, कि आमने सामने से क्रॉस करना। दूसरा वर्ड होता है अप्रोचिंग। अप्रोच वर्ड सुने, अप्रोच, अप्रोच करना। ठीक है, तो हिंदी भाषा में अप्रोच का वर्ड होता है पीछा करना। ठीक, अप्रोचिंग का मतलब क्या है कि मान के चलो कि एक ट्रेन आगे चल रही है और दूसरे की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है और ये धीरे धीरे इसका पीछा करते करते इसके पास पहुंचना चाहती है, और कुछ टाइम में इसके बराबर हो जाएगी। या क्वेश्चन में कहेगा क्रॉस कर गई तो क्रॉस करने वाला पढ़ेंगे, नहीं तो अप्रोचिंग का मतलब होता है कि एक ट्रेन आगे से चल रही है, दूसरी इधर से चल रही है, और धीरे धीरे दोनों कुछ टाइम के बाद एक दूसरे को सेम डायरेक्शन पे, मतलब जिधर से ये चल रही है उधर से ये चल रही है, आमने सामने से सेम डायरेक्शन से क्रॉस करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन से क्रॉस करेंगे तो उसको क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, अप्रोचिंग। और अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करेंगे तो उसको क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड का मतलब समझ गए ना, अप्रोचिंग और क्रॉसिंग। चलो क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पढ़ चुके हो। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दोनों ट्रेन है, दोनों की लेंथ कितनी है, 50 मीटर। ठीक, अब दोनों एक दूसरे को क्या करना चाह रही है, क्रॉस करना चाह रही है, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यानी हमको किसकी वैल्यू को बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में कितना टाइम। ठीक, अच्छा हम लोग कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन, तो हम लोग सारी चीज रिलेटिव में सोचेंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव में सोचेंगे, इसकी वेलोसिटी भी और टाइम भी। ठीक, इन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, एक इधर से आ रही है और एक इधर से, क्रॉसिंग में दोनों का हेड मिलना चाहिए, यानी 50 मीटर की है, 50 मीटर की है, और जब तक क्रॉस ना हो जाए तब तक क्रॉसिंग कहा नहीं जाएगा। यानी टोटल लेंथ अगर देखेंगे तो क्रॉसिंग में कितने मीटर की इन्वॉल्व हो रही है, 50 की है, 50 की है, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी की हुई, 100 मीटर। समझ में आया। ठीक, ये मोशन कैसा मोशन है, अपोजिट। ठीक, फिर जब डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हाथ नीचे करो सीधे बैठ, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो अपोजिट में कैसे लिखते हैं, बी ए प्लस वी बी। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 10 और बी की कितनी है 15, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड की है 25 मीटर पर सेकंड की, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, क्या एक्सेलरेशन का नाम है, एक्सेलरेशन की कहीं चर्चा किया जाएगा, तो जब एक्सेलरेशन की चर्चा नहीं किया गया कहीं भी, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वहां सीधे फॉर्मूला यही होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो, नॉर्मली नहीं लगाएंगे, एक्सेलरेशन अगर होगा, अगर एक्सेलरेशन होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एक्सेलरेशन होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन का नाम है इसलिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब किसकी वैल्यू को निकालना है, टाइम की वैल्यू को, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अच्छा ये मोशन कैसा मोशन है,
रिलेटिव, तो हम सब कुछ रिलेटिव लेंगे, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर की, 100, और रिलेटिव वेलोसिटी कितने की, 25। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक, तो आंसर कौन सा है हम लोग का, 4 सेकेंड। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। क्रॉसिंग पहले कैसे सोचे, क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालते समय दो चीज चाहिए, एक तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी क्या, वेलोसिटी। क्योंकि दोनों चल रहे हैं, रिलेटिव कैसे होगा, जब दोनों चलेंगे तो रिलेटिव होगा। ठीक, तो रिलेटिव में सबसे पहले कौन सी डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो 50 मीटर इसकी और 50 मीटर इसकी, दोनों को क्रॉस करने में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर के आगे। फिर क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट। तो अपोजिट में दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है। तुमको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया और साथ में क्या मिल गई, वेलोसिटी। अब तो कोई बच्चा भी टाइम निकाल लेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करने से। ठीक, समझ में आया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये करो अपने से, देखो सेम उसी तरह का है क्या, हाँ उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के पहले एक बेसिक सा डायग्राम तो बनाओ, ठीक है, बना लिए। क्या लिखा है बताओ, ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन ए डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम पहले एक ट्रेन बना लिए ना, इसकी लेंथ कितनी मीटर है, 120 मीटर। ठीक, ऐसे डायग्राम पहले बना लो कॉपी पे, इसको डायग्राम एक फिजिक्स का क्वेश्चन करने समय अगर तुम डायग्राम बना लोगे ना, तो तुम्हारा आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, तुमको बहुत सारी चीजें सामने से दिखाई देने लगती है। इसकी स्पीड 120, सॉरी डिस्टेंस 120 मीटर है, और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन ए की बात कर रहा है, और दूसरी ट्रेन है ए ट्रेन बी, मूविंग विथ स्पीड कितना, 30 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक ट्रेन तो तुम्हारी इस डायरेक्शन से मूव करेगी और दूसरी इसके अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका नाम ट्रेन बी दे दिए और इसका नाम क्या दे दिए, ट्रेन ए। ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 130 मीटर हो गई। ठीक, अब बोला जा रहा है इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ लिखा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 130 मीटर। अब ये क्रॉस करने में, क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन इन टाइम, यानी भाई फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस करे या आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे। तो क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जब तक दोनों का एंड न मिल जाए। ठीक, तो इसकी क्रॉसिंग में टाइम पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, टाइम। तो टाइम के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन इसकी वेलोसिटी। तो सबसे पहले ए और बी की हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए इधर है और बी इधर, सामने से जाएगी, और जब तक एक दूसरे क्रॉस नहीं कर जाएंगे तब तक क्रॉसिंग मानी नहीं जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 120 मीटर इसकी ट्रेन ए की, और ट्रेन बी की कितनी, 130। तो यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 120 प्लस 130, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 250 मीटर। सही है। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अब क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो क्या कोई अकेला मोशन कर रहा है, दोनों मोशन कर रहे हैं, तो दोनों मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, चाहे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अपोजिट में दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ट्रेन ए को क्रॉस में पूछा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, किस डायरेक्शन में चल रही है, और अपोजिट में वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, वी ए प्लस वी बी। तो ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है, हाँ 20, और बी की कितनी है 30, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रखो, यहाँ से कितना रखोगे, 250 डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कितनी है 50, सॉल्व होगा कितने सेकंड पे, 5। तो आंसर हमारा कितना है, चौथा, नन ऑफ दिस। ठीक, तो ये तो पढ़े रिलेटिव मोशन है हम लोग किसमें, 1D में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन किसमें, 2 डायमेंशन पे। अब 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे आप इस तरह का डायरेक्शन मान लीजिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए
कि एक हमारी कार ईस्टवर्ड डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन पे, ईस्टवर्ड, तो ईस्टवर्ड इधर होगा, ईस्टवर्ड डायरेक्शन पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। भाई चौराहा समझ लो कि एक चौराहा है, एक कार किस तरफ क्रॉस हुई, ईस्ट की तरफ, और आपको वहीं से दिखाई दे रहा है कि दूसरी कार किस डायरेक्शन पे जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन पे। ठीक, कभी कभी ऐसा होगा कि आप ऐसी रोड पे चल रहे होगे कि एक ऐसी रोड है और सामने से एक ऐसी रोड यहाँ पे चौराहे से चली जाती है, लेकिन हमको सामने सामने दिखाई देगा सब, हमारी कार ए इधर चल रही है और कार बी इधर, हम इस कार से बैठ के इस कार को देख पा रहे हैं। ठीक, इस कार से बैठ के इस कार को देख पा रहे हैं, तो क्या हमको ये स्ट्रेट लाइन जाते हुए दिखाई देती है? नहीं ना, इसका डायरेक्शन कुछ और। कभी तुमने ऐसा फील किया है कि हम सीधे चल रहे हैं, दूसरी कार इधर चल रही है, तो हमको ये एकदम सीधे जाते हुए नहीं दिखाई देगी। ठीक, हमको दिखाई देगी कि ये कार ऐसे भाग रही है, तिरछा भाग रही। ठीक है, वो कैसे होता है? तो ये वाला मोशन कौन सा मोशन होगा? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। 2D में अब हम लोग पहुंच गए। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए कि पहली कार हमारी स्पीड से चल रही कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, और कार बी की जो हमारी स्पीड है वो कितनी मान लेते हैं हम लोग, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका नाम ए दिए, इसका नाम क्या दिए, बी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बता दीजिए। ठीक, 1D में तो आसान था, या तो सेम चल रहे थे या तो अपोजिट, लेकिन यहां कैसे बताएंगे? ठीक है, तो आपको नियम क्या सिखाया गया है? नियम ये सिखाया गया है कि जिसके रिस्पेक्ट में बताना हो, ठीक, जिसके रिस्पेक्ट में बताना हो उसके डायरेक्शन को क्या मान लो, अपोजिट। यही ना सिखाया गया है कि अगर आप कार बी के रिस्पेक्ट में बताना है तो आप अपने आप को कहां मान लेंगे, कार बी पे। कहां बैठ के सोचेंगे, कार बी पे, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा हम लोग किस पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट। और रेस्ट में लाने के लिए उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर देते हैं, अपोजिट। तो नियम के हिसाब से ए की वेलोसिटी इधर थी, ए का डायरेक्शन इधर था, और बी का एक्चुअल डायरेक्शन कहां था, ऊपर, ऊपर। लेकिन रिलेटिव निकालने के लिए हमको इसका डायरेक्शन क्या कर देना है, अपोजिट। यानी अगर बी ऊपर जा रही है तो हम बी को नीचे मान लेंगे, तो ये माइनस बी हो जाएगी। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है कि जो आपको रूल सिखाया गया था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक, उसके डायरेक्शन को अपोजिट मान के वेक्टर के नियम से जोड़ दीजिए। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके डायरेक्शन को क्या करिए, अपोजिट मानिए, फिर वेक्टर लॉ के हिसाब से जोड़ दीजिए। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, बी, बी का डायरेक्शन कहां था, ऊपर, हम लोग क्या मान लिए, अपोजिट, तो बी को नीचे मान लिए। अब वेक्टर रूल के हिसाब से ऐड कर देंगे, तो वेक्टर रूल के हिसाब से ऐड करेंगे तो ये हो गया माइनस वी बी। ठीक, इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे, तो ये डायरेक्शन किसका हुआ, वी ए माइनस वी बी, या इसको वी ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आया रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन। फिर से बताऊं एक बार, ठीक है, देखो फिर से एक बार पूरा इसको देख लीजिए। देखो, अब हम ऐसे रोड की बात कर रहे हैं या एक ऐसे चौराहे की बात कर रहे हैं जो चारों डायरेक्शन से इस तरह ऐसे निकल रहा हो। ठीक, तो इस वाली रोड को हम लोग क्या कहेंगे कि ये किस साइड है, ईस्ट, ये किस तरफ है, वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। ठीक है, तो हमारी एक कार है ए जो हमारी इस डायरेक्शन पे चल रही है ऐसे, यानी इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे, ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरी कार जो हमारी है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन पे ऐसे आगे बढ़ रही है। इसका नाम दिए कार ए और इसका नाम दिए कार बी। अगर वेक्टर साइन से दिखाएं तो वी ए का डायरेक्शन इधर है और वी बी का डायरेक्शन इधर है। ठीक, हमसे पूछा गया कि आप कार ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बता दीजिए, बी के ना। वेलोसिटी ऑफ क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, मोशन कौन सा है, 2D मोशन है। तो 2D मोशन में जिसके रिस्पेक्ट में बताना है, जैसे ऐसे लिखा जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ कार ए
विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसके डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, अपोजिट। और अपोजिट करने के बाद वेक्टर के रूल से, जो वेक्टर का आप रूल पढ़े हैं, वेक्टर के रूल से इसको क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। तो चलिए ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं, देखते रिलेटिव मिलता नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब तो ये क्लियर हो गया किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बी का डायरेक्शन हम लोग, ये माइनस बी भी हो जाएगा। अपोजिट करने के बाद क्या करेंगे, वेक्टर के रूल से ऐड कर देंगे। वेक्टर का कौन सा रूल है ऐड करने वाला, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। तो त्रिभुज विधि ट्राइंगल मेथड से ऐड कर देते हैं। तो वी का डायरेक्शन इधर है, ठीक, और उस पे ऐड क्या करना है, अब ये तो अपोजिट कर लिए, किसको ऐड करना है, माइनस। तो ये हो गया किसका, माइनस वी बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे। तो देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन एक्चुअल में आया कैसा, इस तरफ आया ना ऐसे। तो इधर क्या था, ईस्ट, और इधर क्या था, साउथ। यानी अगर आप कार बी में बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो आप अपने आप को कहाँ बैठा हुआ मानेंगे, बी। तो कार ए आपको सीधे नहीं दिखाई देगी, ये इधर चलेगी, ये इधर। लेकिन अगर आप बी में बैठे होंगे तो आपको ये कार ऐसे तिरछा जाते हुए, ये कार पीछे तिरछा जा रही, ठीक। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट डायरेक्शन। इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, या वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कार ए की स्पीड कितनी थी, ये दिया गया था क्या, नहीं, चलिए मान लेते हैं कार ए की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, और बी की कितनी थी, 3। तो यहाँ पे खाली इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करते, डायरेक्शन केवल चेंज करते हैं। तो इसका अभी भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 और ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या इसको निकाला जा सकता है क्या। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9, यानी √13 ना मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, √13 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 2D में रिलेटिव कैसे निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, फिर वेक्टर के हिसाब से ऐड कर दीजिए, आपको रिलेटिव का डायरेक्शन मिल जाए। तो अब हम लोग किस में चलेंगे, 2 डायमेंशन पे, ठीक। 2 डायमेंशन में कल बेसिक टाइप का प्रॉब्लम कर लिए थे, नॉर्मल टाइप का ना। वहां पे क्या हो रहा था कि जैसे अगर ये मान के चलते हैं कि हमारे पास इस तरह का डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे एक कार हमारी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी और दूसरी कार किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। यानी दोनों आपस में म्यूचुअली क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर इसको एक्सेस के हिसाब से देखें तो ये वाली कार किस एक्सेस में चल रही है, एक्स एक्सेस में, और ये कार किस एक्सेस में चल रही है, वाई। तो अगर एक्स और वाई दोनों, मतलब दोनों डायमेंशन का मिला के रिलेटिव निकालना हो तो इसको कौन सा रिलेटिव मोशन हम लोग कहते हैं, 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन के टाइप कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला एक नॉर्मल कंडीशन का जो समान तरह का क्वेश्चन बनता है, जो कॉन्सेप्ट है 2D का, ठीक। जैसे ये कार वाला, तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन का टाइप आएगा रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। कौन सा प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। इसमें बस ये मतलब रहेगा 2 डायमेंशन ही। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि मान के चलिए कि ऊपर से जो बारिश हो रही है, बारिश की जो स्पीड है, तो बारिश की स्पीड को वेलोसिटी ऑफ क्या कहा जाता है, रेन कहा जाता है, ठीक। तो बारिश की स्पीड को क्या कहेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन सपोज कर लीजिए कि बारिश की जो स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और एक व्यक्ति, एक, ठीक है, कोई भी बालक एक्स एक्सिस में यानी सीधे ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ना। तो जब हम किस पोजीशन पे होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे, तो रेस्ट पोजीशन पे बारिश जिस स्पीड से दिखाई देती है, मतलब जैसे गिर रही है उसी तरह फील होगी। जैसे आप खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगता है ना बारिश सर के ऊपर गिर रही है, लेकिन अब आप वहीं पे साइकिल लेके दौड़ना शुरू करो तो आपको ऐसा फील होता है कि सारी की सारी बरसात हमारे चेहरे पे ही आ रही है, ठीक है। यानी इस बारिश का डायरेक्शन अगर ये मोशन करने लगेगा तो कुछ नया डायरेक्शन इसको फील होगा, ठीक। तो इसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको कौन सा प्रॉब्लम बोलते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक। अगले इस केस में आएगा प्रॉब्लम रिवर बोट प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, रिवर बोट, ठीक है, रिवर बोट। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होगा कि नदी का एक 2 छोर होगा, ठीक है। नदी भी किसी न किसी वेलोसिटी से क्या कर रही होगी, चल रही होगी।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप वर्टिकली अपोजिट, जैसे एक किनारा ए मान लिए और इसका जस्ट अपोजिट दूसरा किनारा कौन सा मान लिए, बी, आपको जस्ट ए से बी तक पहुंचना है, यानी वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना है, तो आपको कितने एंगल से चलना चाहिए, कितनी वेलोसिटी से चलना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम जहां हम लोग पढ़ते हैं उसको कौन सा प्रॉब्लम बोलते हैं, रिवर बोर्ड। तो नॉर्मल वाला प्रॉब्लम तो हम लोग का हो गया है, कल हम लोग किए थे, एक और कर लें इस पे क्या, ठीक है, जैसे कार वगैरह वाला किए थे प्रॉब्लम ना, ठीक। तो एक प्रॉब्लम उस पर और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज पे, ठीक है। इसको नोट करना है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम नोट करना है, इसको नहीं करना है, चलिए ठीक। पीछे का तो मिल गया, आज की क्लास से लिखना है कि नहीं लिखना है, आज की क्लास से भी नहीं लिखना तो हम आगे चले, हमको तो क्या कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब जैसे नॉर्मल 2D मोशन पे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। तो हम कल भी बताए थे कि आप चौराहे वाली कंडीशन इस तरह मान लीजिए कि आप किसी क्रॉसिंग पे खड़े हैं, ठीक। तो क्रॉसिंग का ये डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट, ये क्या होगा वेस्ट, और ये क्या नॉर्थ, और ये साउथ, ठीक। तो अब यहाँ पे केस कैसा है कि पहली एक हमारी कार है जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही है, यानी ये कुछ इस तरह जा रही है, ठीक। तो इसकी स्पीड हम लोग मान लिए अप्रोक्सीमेट कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको नाम दे दिए कि ये हमारी कार ए, ठीक है। फिर दूसरी कार जो है वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, किस डायरेक्शन पे, नॉर्थ की तरफ। इसका नाम दे दिए कि ये हमारी कार बी है, ठीक। और इसकी स्पीड आप सपोज कर लीजिए कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ना। ए और बी नाम देख रहे हैं, ठीक। अब हमसे पूछा क्या जा सकता है, दो केस कि वेलोसिटी ऑफ कार ए बताइए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पहला क्वेश्चन, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन में बदल दे रहा है, बस इसका अपोजिट कर दे रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या, वेलोसिटी ऑफ कार ए बताना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इस देखो इस केस में खाली पहले जब 2D रिलेटिव मोशन है तो आपको पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ना। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और वेक्टर बताने के लिए, किसी भी वेक्टर को बताने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक क्या, मैग्नीट्यूड, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो इसको वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। और दूसरा चीज क्या बतानी पड़ती है इसमें साथ में, डायरेक्शन। तो हमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और साथ में क्या बताएंगे, डायरेक्शन। तो इस केस में पहले हमारा क्या आता है, डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन सॉल्व कर लेते हैं, तब उसके बाद क्या आता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चलिए शुरू कीजिए ना। तो रिलेटिव का सबसे पहला, जैसे इसको उठा लेते हैं, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको पहले लिखना सोचिए, मतलब किस तरह लिखते हैं, ये क्या स्टेटमेंट, क्या है इसका मतलब, इसका स्टेटमेंट है आपको कार ए की वेलोसिटी बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। तो यानी हम कहां से बैठ के सोचेंगे, बी से। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग किस पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट। और रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, अपोजिट। तो अब हम कार का डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम वेक्टर डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ए की वेलोसिटी इधर थी, तो कार ए की वेलोसिटी, ये एरो का हेड दिखा रहा है किस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक। तो कार ए की वेलोसिटी कितनी थी बच्चा, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बी की एक्चुअल वेलोसिटी कहाँ थी, ये तो ईस्ट डायरेक्शन में था, ठीक। बी कहाँ काम कर रहा था, ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन पे, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ कार बी है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। स्टेटमेंट तो तुम पढ़ ली ना, वेलोसिटी ऑफ कार ए बताना है किसके रिस्पेक्ट में, बी। तो बी ही हम कहां बैठ के सोचेंगे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी हो जाएगा। और जहां हम बैठ के सोचते हैं उसको किस पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट। और रेस्ट में लाने के लिए क्या किया जाता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया जाता है। अगर ये नॉर्थ जा रहा है तो हम इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां मान लेंगे, अपोजिट, ठीक है, साउथ की तरफ। इतना कर दिए। तो अगर ये वीबी का डायरेक्शन है तो ये किसका हो गया, माइनस वीबी का। अब नया डायरेक्शन जो आया उसी को लेके आपको वेक्टर एडिशन कर देना है, उसी को लेके क्या कर देना है, वेक्टर एडिशन आता है ना, वेक्टर को जोड़ना। तो दो विधि होती है वेक्टर को जोड़ने का, दो मेथड होता है, कौन कौन सा, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। हिंदी में इसको त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि बोलते हैं, ठीक। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ कार ए ले लिए,
तो वेलोसिटी ऑफ कार ए इधर है, ठीक है। फिर हमको कौन सी कार बी की, ये वाली लेनी है कि ये वाली, क्योंकि हम निकाल चुके हैं ना कि किसके रिस्पेक्ट, तो हम लोग इसको किसको लेंगे, माइनस वी। तो ए के हेड पे, ठीक, क्या जोड़ा जाएगा, माइनस वी बी, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा बच्चा, फिर एक काम करते हैं कि इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे, ठीक है। फिर एक काम करते हैं कि इसके टेल से इसके हेड को मिला देते हैं, तो ये रिजल्टेंट आया। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या आया, बी ए माइनस वी बी का रिजल्टेंट आया, और इसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो तुम डायरेक्शन देख रहे हो, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे डायरेक्शन का क्या मतलब कि इसको अगर सेंटर माने तो ये ऐसा डायरेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। आप कहां बैठे हो, बी वाले पे ना, तो जब बी वाले पे बैठ के ए को देखोगे तो ए सीधे नहीं जाते हुए दिखाई देगा, ए कैसे जाते हुए दिखाई देगा, ऐसे तिरछे इस तरह, ठीक। तो अब तो तुम नेट डायरेक्शन निकाल लिए, अब नेट डायरेक्शन के बाद तुमको क्या निकालना है भाई, दो चीज निकालना था ना, तुमने डायरेक्शन निकाल लिया, तुम्हारा काम हो गया। अब तुमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिणामी, हिंदी में परिणामी बोलते उसकी वैल्यू, ठीक। तो वी ए की वैल्यू कितनी थी, 5, ठीक है। वीबी की 10, डायरेक्शन बदला है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, ठीक। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये भी नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर वो एक दूसरे में कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता, तो थीटा की जगह कितना रख देते हैं, 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो नॉर्मली अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद है तो ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, 5 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 ना, और इसको जोड़ोगे कितना, 100, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 125, ठीक है ना। तो अब इसको 125 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इंटू मतलब 25 इंटू 5 ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 25 इंटू 5 ऐसे लिखा जा सकता है, 125 को ऐसे लिखा जा सकता है, 25 इंटू 5। तो यहाँ 5 रूट से कहाँ निकल जाएगा, बाहर, ऐसे इसलिए लिखे कि हमको रूट पे मिल जाए। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5√5, ठीक। अब अगले वाले में भी करोगे तो तुमको मैग्नीट्यूड इतना ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 5√5, जितना इसका उतना ही इसका ही, ठीक। बस इस वाले का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। अब इसका डायरेक्शन निकाल लोगे क्या, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको नोट करो, सेकंड क्वेश्चन का एक बार डायरेक्शन निकालो। ये 2D का कौन सा प्रॉब्लम है, 2D का नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे सामान्य क्वेश्चन आता है 2D के लिए, तो इस तरह क्वेश्चन किए, तो ठीक है। नेक्स्ट वाले का डायरेक्शन आ गया, तो ये क्या होगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, नॉर्मल 2D क्वेश्चन। तो नॉर्मल 2D क्वेश्चन में कभी कार चला देगा, कभी हो सकता है एक कार चला दे, एक चिड़िया को इधर से उड़ा दे, ठीक है, एक कार चला दे, एक ट्रेन चला दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इसी तरह सोचना है, किस तरह, वेक्टर की तरह, ठीक। आप दोनों का डायरेक्शन एरो डायरेक्शन बना के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आइए आते हैं, अगला टॉपिक हमारा कौन सा प्रॉब्लम है, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन रेन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक। यहाँ दो तीन चीजें हैं, थोड़ा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन, कभी भी बारिश होती है तो वर्टिकली कहाँ पे होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो वीआर से हम लोग किसको रिप्रेजेंट किए, वेलोसिटी ऑफ रेन को। और एक व्यक्ति है जो इसी रोड पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे सीधे चल रहा है, ठीक। बारिश कहाँ से होगी, ऊपर। आप देखो कैसे सोचोगे, वाई एक्सिस, बारिश का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर से नीचे वाई एक्सिस, और आदमी कहाँ चल रहा है, सीधे रोड पे, तो इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है, और ये बारिश का डायरेक्शन किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो जब ये व्यक्ति चल रहा है तो ऐसे सीधे आगे चलेगा, तो इस आदमी की कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड को क्या मान ली हम लोग, वेलोसिटी ऑफ मैन, और ऊपर से जो बारिश हो रही है उसको वेलोसिटी ऑफ क्या मान लिए, रेन मान लिए। अब यहाँ पे दो तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे ही समझो कि जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तब बताए थे कि इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे कि जो बारिश की स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये बालक किसी रोलर स्केट बोर्ड पे या किसी बाइक से या साइकिल चला रहा है, और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड,
ठीक, तो तुम तो बाहर से देख रहे हो ना, तुम कहां से देख रहे हो, रेस्ट पोजीशन से, तो तुम तो सबकी स्पीड का अंदाजा सही सही बताओगे। लेकिन जब ये लड़का 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल चलाना शुरू कर देगा, तो इसको क्या बारिश की एक्चुअल स्पीड पता चलेगी? नहीं, उसको लगेगा कि पूरी बरसात हमारे ऊपर ही हो रही है। ठीक, और जो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है उससे कई गुना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो हमसे इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी रेन की क्या वेलोसिटी है जो आदमी फील करेगा। ठीक है, रेन की क्या वेलोसिटी है जो ये आदमी फील करेगा। तो इसका जो नॉर्मल स्टेटमेंट वाइज जो है फिजिक्स के स्टेटमेंट में ये बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, मैन। ठीक है, नॉर्मल भाषा में कैसे समझाएंगे कि बारिश की क्या स्पीड होगी जो इस आदमी को फील होगी। तो फील किसको होना है, आदमी को, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहां से सोचेंगे, इस आदमी के पास से, यानी इसी जहां जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसी के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। ठीक है, तो किसको फील होना है, इस आदमी को। तो यही हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इसका नाम क्या देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ज्यादातर केस में हमसे यही पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि ये जो रेन है, जो बारिश हो रही है, अभी देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी। ठीक, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसी को हम क्या मान लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इसी के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी को हम लोग जीरो करते हैं। और जीरो करने के लिए क्या करते हैं भाई, डायरेक्शन को अपोजिट। तो अगर मैन इधर चल रहा है तो इसको, इसकी वेलोसिटी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने के लिए इसको किस पोजीशन पे लाना पड़ेगा, रेस्ट। और रेस्ट में लाने के लिए आप इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या मान लीजिए, अपोजिट। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन इधर थी तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा। सही है, उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दिए। बस इतना करने के बाद वेक्टर ऐड कर देते हैं, वेक्टरली क्या कर देंगे, ऐड। तो रेन कहां हो रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैन कहां जा रहा था, आगे, लेकिन यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस था तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन हम लोग अपोजिट मान लिए। तो ये वी आर हो गया और ये क्या हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, ये आएगी रिजल्टेंट ना, इस डायरेक्शन पे। तो इसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। एक तो डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा। ठीक, दूसरा ये इस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। कौन सी वेलोसिटी, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी। और ये रिलेटिव वेलोसिटी और इस एक्सिस को कौन सा एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल नाम भी कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, वर्टिकल क्या कहा जाता है, वर्टिकल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी पूछता है कभी कभी। तो दो चीज पूछेगा, एक क्या पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ज्यादातर क्वेश्चन पे ये पूछेगा। दूसरा ये वर्टिकल एक्सिस के साथ रिलेटिव वेलोसिटी, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस के साथ रिलेटिव वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है। तो कॉन्सेप्ट उसी तरह है जो नॉर्मल का था वो भी यहाँ पे भी है। यहाँ भी वही क्या करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, उसको किस में लाएंगे, रेस्ट, और रेस्ट में लाने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो ठीक है, आगे अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। तो चलिए साथ में बनाते भी जाए हम लोग डायग्राम। ठीक है, कि ये रामलाल को खड़ा कर दिया गया, ठीक, और ये छाता जो सीधा पकड़ना था ना, वो सारा सीधा नहीं पकड़े, कितने डिग्री एंगल में पकड़े हैं, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसके साथ, अब देखो एंगल भी किसके साथ है, वर्टिकल। तो भाई वर्टिकल एक्सिस ये एक्सिस होगा और इसके साथ अपना छाता वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पे, 30 डिग्री ये होगा। तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री लेके ये अपना छाता वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे इसे छाता ये पकड़ा हुआ है। ठीक ना, समझ में आया अभी। अच्छा अभी ये किस पोजीशन पे है, हाँ ये मतलब अभी इसकी वेलोसिटी ये रेस्ट पोजीशन पे फिलहाल के लिए जब हम ये डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और वर्टिकल के साथ ये एंगल कितने डिग्री आया, 30 डिग्री। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ठीक, यानी बारिश जब इसको फील हो रही होगी तो सीधे सर के ऊपर नहीं फील हो रही होगी, इसके फेस पे फील हो रही होगी। तो इसीलिए छाता थोड़ा सा तिरछा पकड़ा है। जैसे सामने से बारिश आती है तो आप लोग क्या करते हो, छाते को थोड़ा सा झुका देते हो कि हम पीछे भाई गीला ना हो।
अगर धीरे धीरे बारिश होती है तो ऐसा सीधे सर पे रखोगे, तेज होगी तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के रखोगे। नॉर्मली तुम भी तो ऐसा करते हो, ठीक। तो वो भी यही काम कर रहा था बारिश से बचने के लिए, ठीक। लिखा भी है कीप द रेन अवे, ठीक है। आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहे तो यहाँ पे है तक आप क्वेश्चन जब तक हम समझा रहे हैं आप हिंदी में पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड, अब चुका, अब देखो उसको क्या हुआ, उसको कोई पिक्चर याद आ गई होगी, कोई मूवी वगैरह। अब अपना अम्ब्रेला क्या करता है, छाता फेंक देता है, बस नहीं बचा पा रहा है, अब फेंक के चलते हैं घर। तो अपना छाता फेंका, अब फेंकने के साथ कितने मीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड देखना, हम लोग ज्यादातर कैलकुलेशन किसमें करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन यहाँ पे स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या करते हैं भाई साहब कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं, छाता को लिए हुए नहीं, छाता को फेंक के, ठीक। ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप हिटिंग हेड वर्टिकली, ठीक है। अब क्या, जब ये दौड़ना शुरू कर देगा, यानी कुछ देर के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद, अब ये क्या कर रहा है, रुका नहीं है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। और जब दौड़ रहा है तो ये फील कर रहा है कि जो बारिश है वो सीधे अब कहाँ, खोपड़ी पे सीधे गिर रही है, यानी वर्टिकली किस डायरेक्शन पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक। क्वेश्चन पढ़ के समझ गए इतना। अब पूछा क्या जा रहा है, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यानी किसका, विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो रोड चलेगी क्या, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ग्राउंड। और ग्राउंड का मतलब होता है एक्चुअल स्पीड, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन। रोड चलेगी थोड़ी ना, रोड का मतलब कौन सा फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड का मतलब क्या, रेस्ट पोजीशन पे, तो रेस्ट पोजीशन पे एक्चुअल वेलोसिटी बताते हैं, देखिए कोई है क्या। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ना। जब ये, सुनिए, ये जब किस कंडीशन पे खड़ा था, रेस्ट कंडीशन पे, तो रेस्ट कंडीशन पे इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पड़ रही थी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, ये एंगल बताने के लिए, जैसे ये 30 डिग्री है, अब दो पैरेलल लाइन है ऐसे, अगर उसको एक तिरछी लाइन ऐसे कट करती है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक। तो एक देखो ये वर्टिकल के साथ 30 बना रहा था, छाते को हम सीधे पकड़े और बारिश इस डायरेक्शन में हो रही है, अगर हम वर्टिकल के साथ यहाँ का एंगल देखें तो ये भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। यानी वेलोसिटी ऑफ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जो थी वर्टिकल के साथ कितने डिग्री एंगल पे थी, 30 डिग्री एंगल पे, ठीक। अब ये व्यक्ति, ठीक है, सीधे चलना शुरू करता है, मतलब दौड़ना शुरू करता है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये लिख लिए, दौड़ना शुरू करता है। जब दौड़ना शुरू करता है तब बारिश वर्टिकली कहाँ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब सीधे आना फील होती है। तो यानी रिजल्टेंट जो आया, ये वाली जो वेलोसिटी आई, जो ये कब आ रही है, जब ये चलना शुरू करता है, जब दोनों मोशन कर रहे हैं तब ये ना आ रहा है। तो यानी इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा सा वेक्टरली अरेंज करेंगे, कैसे करते हैं। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इस क्वेश्चन पे कुछ करना नहीं है, सीधे समझिए, ठीक है। अगर ये वर्टिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे जा रही है, एकदम ध्यान से सुनो, बिना कुछ किए ही सॉल्व हो जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन है, बारिश का डायरेक्शन ये है, ये एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अगर इसको कंपोनेंट में तोड़े, किस में तोड़े, कंपोनेंट में। कंपोनेंट मतलब वेक्टर को घटकों में वियोजित करना, सिखाए थे आपको। अगर दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, और कोई वेक्टर ए है, उसका एंगल थीटा दिया है ना, तो आपको सिखाए थे कि ए का एक एक्स कंपोनेंट होगा, या सीधे बोले तो जिसके साथ थीटा सीधा एंगल बनाता है, किस एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस, तो वो किस में टूटता है, कॉस थीटा में। यानी ये किस में टूटेगा, ए कॉस थीटा में, और दूसरा वाला किस में टूट जाएगा, साइन थीटा, ठीक। तो वाई एक्सिस को कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, वर्टिकल, और एक्स एक्सिस को कौन सा कंपोनेंट कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। हिंदी में इसको बोलेंगे क्षैतिज घटक, ठीक है, सॉरी ये है अलग क्षैतिज, ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, ठीक, ये एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो अगर इसको डायरेक्ट इसके साथ एंगल बना रहा है, तो जैसे जिसके साथ डायरेक्ट एंगल बनाता है वो किसमें टूटता है, कॉस थीटा में।
तो ये वाला टूटेगा किसमें, वी आर कॉस थीटा में, और इधर किसमें टूटेगा, वी आर साइन थीटा। अब देखो जब आदमी दौड़ रहा है तो उसको बारिश का ये कंपोनेंट बराबर करना पड़ेगा भाई। जब इस स्पीड से दौड़ना शुरू करेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जब इसके बराबर होगा तभी ये वर्टिकल फील होगा। सीधे समझिए, ये व्यक्ति दौड़ रहा है, पहले कैसी आ रही थी, तिरछी, और जब इस बारिश के इस घटक के बराबर यानी कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर दौड़ना शुरू करेगा तभी ना सीधे सर पे पड़ेगा। एक दो है, एक ऐसा एक ऐसा, आदमी को इसके पास पहुंचना है, तो इसके पास पहुंचने के लिए ये वेलोसिटी बराबर करनी पड़ेगी कि नहीं, तो सीधे से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू अगर किसके बराबर है, वी आर साइन थीटा, तब इसको वर्टिकली फील होगी, नहीं तो कुछ आगे पीछे लगेगा। और एग्जैक्ट वर्टिकली फील करना है तो इसकी वेलोसिटी इसके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, मैन की वेलोसिटी कितनी है ये, अच्छा ये पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है, जब ये समझ में आया तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वह चेहरा देख के लग नहीं रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आया ना, किसी को नहीं आया, पूरी क्लास में आया नहीं। अच्छा चलो एक सीधा सा क्वेश्चन बताओ हमको, एक चीज बताओ, एक कार यहां से चल रही है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ठीक, और आप भी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कार के पैरेलल ही स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा कार के बराबर ही रहना है। ठीक, मतलब जैसे जैसे कार चलेगी तो आपको इतनी स्पीड से दौड़ना है कि आप हमेशा कार के पैरेलल रहें। तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, ये समझ में आया कि आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अब इसी में तो ये कह रहा है, ठीक है, कि ये स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और जब आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं तभी आपको बारिश वर्टिकली कहाँ मिल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो वही तो मैं वहां भी समझाना चाह रहा था कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो ये तो कोई भी बता लेगा कि इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे, तो ये वाला कंपोनेंट क्योंकि थीटा डायरेक्ट अटैच है तो कितना हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा। सही है। अच्छा अब आपको दौड़ के बारिश को वर्टिकली डाउनवर्ड लेना है, ठीक, आपको दौड़ के बारिश को वर्टिकली क्या करना है, डाउनवर्ड। तो आपको इस स्पीड को मैच करना पड़ेगा, जैसे कार के पैरेलल मैच कर रहे थे, तो आपको इस स्पीड को मैच करना पड़ेगा, और जब आप इस स्पीड को मैच करेंगे तभी बारिश का ये कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आपके सर पे पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी किसकी है, मैन की, और जब मैन की वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी तभी बारिश सीधे हमको नीचे की तरफ फील होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन को बराबर करना है वी आर किसके, साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ जब ये दौड़ के यहाँ पे पहुंच जा रहा है तभी ना ये रिलेटिव मिल रही है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या कहा जाए, मैन। चलिए, तो फिलहाल हमसे रेन की एक्चुअल स्पीड पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, वी आर की वैल्यू। ठीक, हाँ, तो वी आर की एक्चुअल वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, साइन थीटा का मतलब कितना, 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, B1। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इससे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है, इन द एबव प्रॉब्लम, यानी पहले वाली प्रॉब्लम में, इन द एबव प्रॉब्लम द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ठीक है, विल बी, यानी अब क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसी क्वेश्चन पे, यानी अब ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, वी आर कॉस थीटा। तो वी आर आपको पता चल गया है कितना, 20, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/,
√3/2 ना, साइन 30 डिग्री की 1/2, कॉस 30 डिग्री की, कॉस की जगह 30 डिग्री रखोगे ना, √3/2, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 10√3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि रेन की वेलोसिटी कौन सी है, मैन की कौन सी है। अगर रेन की वेलोसिटी तिरछे आ रही है तो ये हमेशा एंगल दिया जाएगा, उसको आपको कंपोनेंट पे तोड़ना है। तो थोड़ा बहुत सब सोचने का काम करेंगे तभी ये हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, एक आध क्वेश्चन और करा जाए क्या रेनमैन प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं रेनमैन प्रॉब्लम में। यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है इस डायरेक्शन पे। ठीक, और बारिश जो हो रही है वो जब ग्राउंड पोजीशन पे रखेंगे, किस पे, ग्राउंड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन बता रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन की जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बताना है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी ये जो वेलोसिटी आएगी ये वर्टिकल के साथ, किसके साथ, वर्टिकल यानी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। ठीक, मैन की वेलोसिटी दे दिया गया, रेन की आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। नेक्स्ट अगला कौन सा प्रॉब्लम है, मोशन इन बोट इन ए रिवर। ठीक है, और इसी को हम लोग कौन सा प्रॉब्लम बोल रहे थे, अपना रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक, यही हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम है, नदी में नाव की गति। ठीक, तो क्लास 8th की थोड़ी सी मैथमेटिक्स याद कीजिए, वहां पे इसके बारे में आपको बताया गया था। 8th क्लास में पढ़े थे मैथ, अप स्ट्रीम और डाउन स्पीड, नदी के बहाव के साथ और नदी के बहाव के विपरीत। नहीं याद आ रहा है तो हम याद दिला दे रहे हैं, जैसे लॉकडाउन लग गया था। सुनिए ध्यान से, ये है 8th क्लास की मैथ में ये टॉपिक जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको जो एसएससी 10+2 वाले भी लोग हैं वो सब भी पढ़ते हैं, यानी बेसिक टाइप की मैथमेटिक्स है। इसको रिवर बोट प्रॉब्लम कहा ही जाता है, मैथ में भी इसका नाम रिवर बोट प्रॉब्लम ही है। लेकिन वहां पे केवल क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सिस में सोचते हैं। या जैसे सपोज कर लो कि रिवर का एक पार्ट ले ली, तो यहाँ पे तुम एक्सिस मानोगे ना, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा, वाई एक्सिस। तो सिंपल 8th क्लास और एसएससी तक केवल एक्स एक्सिस का मोशन है। ठीक है, या तो नदी इस दिशा में चलेगी, ठीक है, नदी में क्या होगा भाई, पानी होगा, तो पानी के बहाव की कोई ना कोई दिशा तो होगी ना। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि जो नदी में पानी बह रहा है उसका डायरेक्शन ये है। ठीक, तो जब पानी बहता है नदी में तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी। अभी जाके गंगा जी में तैर के देखिए, ठीक है, जैसे ही कूदेंगे 10 मिनट बाद पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह जब रिवर फ्लो करती है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो रिवर की वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन ये सब जो भी वेलोसिटी लिखी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वगैरह जो भी लिखी जा रही है, वो किस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लिखी जा रही है, जो कि कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे। ये सारा कुछ यही देख के बता रहा है, यानी चलने वाले के नहीं, एक व्यक्ति आराम से कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसको नदी भी साफ साफ बहती हुई दिखाई देगी कि नदी इस वेलोसिटी से बह रही है। ठीक, अब इसमें क्या किए, एक भाई साहब जंप कर गए, ठीक है, क्या हम तैरेंगे। अब यहाँ से ये क्या करना शुरू किए, तैरना शुरू किए, हाथ पैर मारना शुरू किए। ठीक, तो अब तैरने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो ये नदी के फ्लो के साथ तैर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, फ्लो के अपोजिट। ठीक, या तो फ्लो के साथ तैर सकते हैं या तो फ्लो के अपोजिट। तो हम पहला केस ले लेते हैं कि ये फ्लो के किसके तैर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, जब पानी शांत रहता है, शांत पानी स्टिल वाटर बोलते हैं, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, तो उसका पानी क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि बहता रहता है एक जगह शांति से रहेगा, उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। तो स्टिल वाटर में ये जिस वेलोसिटी से तैर सकते थे उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट, जो भी आपका यहाँ पे होगा। समझ में आई बात कि नहीं। जैसे आपको एक स्विमिंग पूल में उतार दिया जाए, तो स्विमिंग पूल में आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से
ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगर मान लीजिए स्विमिंग पूल में आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहे हैं, तो क्या नदी में भी उसी स्पीड से तैर लेंगे? नहीं, क्योंकि नदी का खुद का फ्लो होगा, तो आपकी स्पीड या तो हो सकता है बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। तो शांत पानी में आप जिस स्पीड से तैरते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अच्छा, अगर यही बोट होती तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट। तो हम बोट ही ले लेते हैं, स्विमर छोड़ देते हैं, हम बोट का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ बोट ये है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट ये मान लिए। अब एक एग्जांपल देके माने, तो मान के चलो कि रिवर की जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, और बोट की जो तैरने की स्पीड थी स्टिल वाटर में, केवल वेलोसिटी ऑफ बोट लिखा जाएगा तो आप इसको किस वाटर में सोचेंगे? स्टिल वाटर में, शांत पानी में। तो बोट की जो तैरने की स्पीड थी वो कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर ना। अब बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जो देख रहा है इस बोट को, वो कितनी स्पीड बताएगा इस पे? भाई नदी कितने स्पीड से जा रही है? 2 किलोमीटर इधर, और बोट कितने से तैर सकती है मैक्सिमम? 10 किलोमीटर से। लेकिन जब 10 किलोमीटर इधर होगा और 10 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर घट जाएगा, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी? एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जब हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? अपोजिट, तो बोट की स्पीड घट जाएगी ना। आप बता सकते हो कितना होगा? 8। क्या किए? 10 एक्चुअल था, 10 में से आप रिवर का क्या किए? घटा दिए। यानी उस केस में आप वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ रिवर को क्या करोगे? घटा दोगे। किस डायरेक्शन पे? अपोजिट। अच्छा, अपोजिट की जगह दूसरा केस बनता है कि जब ये लोग किस डायरेक्शन पे तैरना शुरू करें? सेम डायरेक्शन पे। यानी अब ये इधर नहीं तैर रही है, ये बोट जो है, अब हमारी बोट की स्पीड इसी डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे रिवर चल रही है, तो अभी भी स्पीड तो उतनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ बोट, जो स्टिल वाटर में। लेकिन बाहर खड़े हुए व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? कि ये 10 से ये चल रही है और साथ में नदी के पानी की भी तो स्पीड होगी, तो उसको ऐड हो जाएगी। तो इसमें क्या बोलेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है? बोट की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। यानी तब स्पीड कितनी दिखाई देगी? 10 बोट की और 2 रिवर की। कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? 10 बोट की माइनस 2 रिवर की, कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये समझ में आया? याद आया? ऐसा कुछ पढ़े थे 8th क्लास में? अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। ठीक, और जो सेम डायरेक्शन है, सेम को क्या बोला जाएगा? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब बहाव के विपरीत दिशा में, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है क्या? बहाव के साथ। ये समझ में आया? अच्छा, ये मोशन केवल किस एक्सिस में था? ये सारा का सारा मोशन केवल किस एक्सिस में था? एक्स एक्सिस, यानी 1D, 1 डायमेंशन की बात आप कर रहे हैं, 1D मोशन की बात की, तब ये क्लास 8 में था। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम लोग क्योंकि क्लास 12 के बाद वाली फिजिक्स में पहुंच गए, या क्लास 12 के फिजिक्स में पहुंच गए हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछने का तरीका उतना आसान नहीं रखा जाता जो पहले था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान के चलिए कि आप डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? हाँ, अब डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम अभी बात करेंगे इसके बारे में। इससे पहले यहाँ पे समझ में आ गया था ना कि डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं? क्लियर है? ठीक, 2-3 टर्मिनोलॉजी भी क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी। ये क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब जो नदी की चाल है, वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो शांत पानी में नाव की चाल है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब नदी के बहाव के साथ, नदी के अंदर जो इसकी स्पीड है नाव की। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका क्या मतलब हुआ? कि नदी के अंदर नाव की क्या चाल। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब इस किस पानी में? स्टिल वाटर। चलिए, इस तीनों टर्म को समझ गए, तो इसको ध्यान से देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है।
हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हम बोट ऐसे, एक बोट है हमारे पास और इसको हम नदी के जस्ट अपोजिट यानी दूसरे वाले छोर पे लेके जाना चाहते हैं। तो पहले वाले कॉर्नर का नाम हम लोग क्या दे दिए, ए, और दूसरे वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिए हम लोग, बी। हम अपनी नाव को ऐसे चलाना चाहते हैं कि जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचे। लेकिन अगर ये पानी हमारा शांत होता है, यानी ये पानी बह नहीं रहा होता, स्टिल वाटर होता, तब तो हम नाव को सीधे ऐसे चला सकते थे, ठीक है, और नाव को सीधे चलाते तो ए से निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं हम, बी पे। लेकिन किस पानी में, शांत पानी में। लेकिन नदी का पानी कुछ स्पीड से तो बहेगा ही, तो जब आप नाव सीधे चलाना शुरू करोगे तो ये पानी धीरे धीरे आपको आगे ढकेलेगा। तो पता चला आपको पहुंचना था बी पे और आप पहुंच गए किसी पॉइंट सी पे। ठीक, समझ में आई? अच्छा, नदी के अंदर जो नाव की स्पीड होती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। एब्सोल्यूट नहीं बता रहा है, नदी के अंदर जो नाव की स्पीड होगी उसको क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी। जो आपको 12 मीटर पर सेकंड 12 किलोमीटर पर आवर आ रहा था, ये आंसर बता रहे थे ना, ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, नदी के अंदर नाव की चाल। अच्छा, यहां पे ये क्वेश्चन एकदम उसी तरह का है। ये कोई भी बता लेगा कि अगर हम शांत पानी में चलेंगे तो हमको नाव को सीधे आगे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके अपोजिट अगर रिवर किसी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है तो नाव को धीरे धीरे पुश करना शुरू करेगी, तो बी पे पहुंचने की जगह वो कहां पहुंच जाएगी, सी पे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी नाव को थोड़ा सा पहले ही से तिरछा करके चलाते हैं। ठीक, कुछ एंगल पहले ही से बना के चलाएंगे और इस एंगल को हम लोग कितना सपोज करेंगे, थीटा। इसको आप मत देखिए, इस एंगल को कितना सपोज करेंगे, थीटा। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हम वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर पे यानी ए से सीधे कहां पहुंच पाए, बी पे। यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हम वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमको इस रिवर को क्रॉस करने में, सपोज कर लीजिए कि रिवर की विड्थ कितनी है, W, तो हमको इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, दो ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हम अपनी नाव का डायरेक्शन कितने एंगल पे रखें कि हम वर्टिकली कहां पहुंच जाए, अपोजिट कॉर्नर पे, और दूसरा हमको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगे। अच्छा, बस ध्यान से देखना, दो तीन चीजें थोड़ा सा हमको बताओ। रिवर की वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, रिवर इधर फ्लो कर रही है भाई, नदी के वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में माने, तो हम एक पॉइंट पे सारा डायरेक्शन लें, तो इधर डायरेक्शन किसका है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक, ये डायरेक्शन किसका है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ बोट, और बोट किसके अंदर है, रिवर के अंदर, तो ये किसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अगर इसको हम कंपोनेंट में तोड़े, किसमें तोड़े, कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका, तो इस कंपोनेंट का क्या नाम देंगे, थीटा डायरेक्ट अटैच है, ये बोलो, तो थीटा डायरेक्ट अटैच है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका किसमें टूटेगा, बी आर, किसमें, कॉस थीटा। ठीक, और इधर का वाला कंपोनेंट किसमें टूटेगा, हाँ, वी बी आर, किसमें, साइन थीटा। साइन थीटा, इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, रिवर इधर जा रही है, आपको सीधे अपोजिट जाना है, तो मतलब आपको रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करना पड़ेगा, और रिवर की वेलोसिटी का अपोज कौन कर रहा है, वीबीआर साइन थीटा। एक चीजें समझिए, जब कोई भी चीज ऐसे तिरछे चलती है तो उसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर। तो जो वीबीआर साइन थीटा है वो किसको खत्म करने में चला गया, रिवर की वेलोसिटी। भाई हमको कोई 2 मीटर पर, हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे भाग रहे हैं और हमको कोई 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे खींचेगा तो हम अपनी जगह स्थिर रहेंगे। तो रिवर आगे इसको इधर लेके जाना चाहती थी, किधर, इधर बहा के लेके जाना चाहती थी, तो नाव की स्पीड हम इधर कर लिए कुछ कंपोनेंट, तो यानी ये इसको कैंसिल कर दिया। तो क्या लिखेंगे कि वीबीआर साइन थीटा किसको मैनेज कर लिया, रिवर की वेलोसिटी। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, देखिए अपोजिट है, तो अपोजिट है तो एक दूसरे को खत्म कर लिए। ठीक, तो नदी को क्रॉस करने में केवल किसका रोल है, कॉस थीटा का। नदी को क्रॉस कराने में केवल किसका रोल है,
कॉस थीटा का। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, अब वेक्टर बनाते हैं थोड़ा सा। ये वेक्टर बना लिए किसका, VBR। ठीक, ये वाला वेक्टर किसका है बच्चा, VBR कॉस थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। और इधर जो वेलोसिटी आ रही है ये वाली, ये किसकी वेलोसिटी है, ऐसे अगर इसको आगे ऐसे बढ़ाएं तो ये वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये डायरेक्शन किसका आ गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर का। ट्रायंगल समझ में आया। ये किसका है, VBR। ठीक, ये किसका कंपोनेंट है, VBR cos थीटा। और इधर जो वेलोसिटी आ रही है, चाहे यहां से दिखाओ चाहे यहां से दिखाओ, ये किसकी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब हमसे पूछा क्या गया था, पहला सबसे पहला किस चीज की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो हमको पता क्या क्या है इसमें, हमको ये पता है, ठीक, और साथ में क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। कभी भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये दे दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है। ठीक, तो यानी हमको गिवन की कैटेगरी में जो डाटा दिया गया वो क्या दिया गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर बता दिया गया, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बता दिया। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आप नदी के एक छोर पे खड़े हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक, नदी के एक छोर पे खड़े हैं और आपको नदी के किस छोर पे पहुंचना है, दूसरे छोर पे। अगर ये पानी शांत होता तो अपनी नाव को सीधे चलाते और सीधे चला के बी पे पहुंच जाते, क्योंकि नदी बह रही है इसलिए इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी इधर पुशअप कर रही है। और अगर हम सीधे चलेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे किसी दूसरे पॉइंट पे। तो हमको अपनी नाव को पहले ही से कुछ एंगल पे बेंड करके रखना पड़ेगा, कुछ एंगल पे घुमा के रखना। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हम अपनी नाव को कितने एंगल पे घुमा के रखे हैं, थीटा। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी एंगल कितना होगा कि आप ए से सीधे कहां पहुंच पाए, बी पे, जो कि वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर है। यानी सबसे पहले किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, थीटा की। तो अगर आप इस पॉइंट को ए मान लिए तो ये किसका डायरेक्शन है, इधर से डायरेक्शन किसका आएगा, ये पॉइंट ए है तो इसका डायरेक्शन क्या है, VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, ये डायरेक्शन किसका है, ये एंगल थीटा था, तो ये डायरेक्शन किसका है, VBR cos थीटा। और इधर से ये डायरेक्शन किसका है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो आप यहां से दिखाए हैं, हम इसको उठा के यहां से यहां तक रख सकते हैं। तो इसके हेड ये, ठीक, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखा है, तो ये क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ क्या कहेंगे, रिवर। अब आपको क्या बताना है, थीटा बताना है। हम पहले वहां लिखे थे गिवन क्या क्या दिया है, तो क्या क्या गिवन था, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन था और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी आपको ये दोनों चीजें, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई थी और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई थी। यानी आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे इन्हीं दोनों को ध्यान पे रख के करेंगे। तो सबसे पहला एंगल क्या बताना है, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए जो दिया है उसी का ना यूज करेंगे। एक क्या दिया है, रिवर, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी अगर कायदे से देखें तो हमको परपेंडिकुलर दिया है और क्या दिया है, हाइपोटेन्यूस, यानी लंब और कर्ण। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कहां होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, लंब और कर्ण में रिलेशन कहां होता है, साइन थीटा में होता है। ऐसे लिखते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा जाता है, बोल भाई। ठीक, तो साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर की जगह कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, यही है परपेंडिकुलर। तो क्या लिखा गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक, और बोट की क्या वेलोसिटी है, मतलब हाइपोटेन्यूस का मतलब ये, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, अब अगर एक क्वेश्चन पे हम कहें कि सपोज कर लीजिए कि आपकी रिवर की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर ना, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपको नाव को किस एंगल में, मतलब वर्टिकल से कितने एंगल पे बना के चलाना चाहिए कि वर्टिकली किस कॉर्नर पे पहुंच जाए, अपोजिट कॉर्नर पे। तो हम यहाँ पे, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आया है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर
अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इस वीबीआर इसकी वैल्यू कितनी थी 5 और ये कितना था 10, सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू कितने एंगल पे होती है 30 डिग्री पे, यानी इस नाव को कितना चलाना होगा 30 डिग्री। अच्छा तुम एक चीज जानते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इसी के बीच में। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब अगर इस केस में सोचो, अगर ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है, जहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर की स्पीड ज़्यादा हो गई किससे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सोचना थोड़ा सा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ये केस उल्टा हो गया, यानी रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई किसके, बोट से। तो तुम जब भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी ही आएगी, और 1 से बड़ी आएगी तो ये साइन थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा होगी, मान लो रिवर की स्पीड है मान लो रिवर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है कितना 2 किलोमीटर पर आवर ना, तो इस डायरेक्शन पे रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा है। और अगर ऐसा होगा तो ये कभी भी वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि रिवर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि अपने इसको बहा के पता नहीं कहाँ लेके चला जाए। ठीक, तो यानी अगर आपको वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना है, यानी ए से सीधे किसमें पहुंचना है बी पे, तो हमेशा आपको बोट की स्पीड ज्यादा रखना है एज कंपेयर टू रिवर। जब ऐसा रखेंगे तभी आपका साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा और थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक, तो आप क्या याद रखेंगे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या आया, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये वाला डायग्राम हमेशा इसी डायग्राम की तरह सोचेंगे। जैसे कोई सोचते समय इसको थीटा ना माना, वो थीटा कहाँ से मानेगा, यहाँ से मान लेगा, यानी उसका थीटा अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से हो गया तो आंसर बदल जाएगा। तो आपको हमेशा जब भी डायग्राम बनाना है तो इधर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लेना है और अपना एंगल थीटा किस डायरेक्शन से लेना है, इस डायरेक्शन। ठीक, समझ में आई बात। तो ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि हमको इसी डायग्राम को बनाना है। तो पहला तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू को लेके चले आए। अगला क्वेश्चन क्या था कि इस रिवर को क्रॉस करने में क्या टाइम कितना लगेगा। अच्छा नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड की जगह वेलोसिटी अगर होता है तो वेलोसिटी की जगह क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हमको टाइम की वैल्यू निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये तो सबको क्लियर है। अच्छा इसमें नदी का डिस्प्लेसमेंट यही W है और वेलोसिटी और सॉरी स्पीड कौन सी स्पीड लेंगे या वेलोसिटी कौन सी लेंगे, इधर वाली लोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इधर वाली तो रिवर को अप्रोच करने में खत्म हो जा रही है, तो रिवर को क्रॉस कौन करा रही है, ये वाली वेलोसिटी। यानी वीबीआर का एक कंपोनेंट ऐसे तोड़े थे ना, वीबीआर कॉस थीटा। ठीक, देखो वीबीआर इधर है, वीबीआर साइन थीटा इधर टूटा था, तो साइन थीटा किसको अप्रोच करने में खत्म हो जा रहा था, रिवर को। तो क्रॉस कौन करा रहा है, क्रॉस कराने में किसका रोल है, केवल वीबीआर कॉस थीटा। तो यानी हम क्रॉस कराने के लिए रिवर को एक जगह से वर्टिकली ए से बी तक पहुंचाने में किस वेलोसिटी का रोल है, वीबीआर कॉस थीटा। ठीक, तो हम टाइम निकालने के लिए इसी वेलोसिटी को लेंगे, दूसरे वाले वेलोसिटी को छोड़ देंगे क्योंकि वो रिवर का काउंटर कर रही है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह रिवर की विड्थ, इसी डिस्प्लेसमेंट को मतलब रिवर को ही ना क्रॉस करना है, तो रिवर की विड्थ कितनी है W, तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया W, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से VBR cos थीटा। तो ये इस फॉर्मूले से हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल में ये मान के चलते हैं कि ये है एग्जाम्पल,
हमारी जो नदी की चौड़ाई है वो 20 मीटर है, ठीक। और हमारी जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ बोट हम लोग ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 37, ठीक। सब कुछ दे दिया गया आपको। तो नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? नदी की चौड़ाई कितने मीटर? 20 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? निकाल पाओगे क्या? निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे? अरे सीधे से सुनो, ये वीबीआर दिया है, वीबीआर का 2 कंपोनेंट टूटेगा, इधर कौन सा होगा? वीबीआर कॉस थीटा, और इधर कौन सा होगा? वीबीआर साइन थीटा। तो हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि रिवर का अपोज करने में खत्म हो जाता है। यानी टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? नदी की चौड़ाई बटा कितना? वीबीआर कॉस थीटा। तो नदी की चौड़ाई कितने मीटर? 20 मीटर। वीबीआर की वैल्यू दिया है, कितनी वैल्यू दिया है वीबीआर की? 10 मीटर पर सेकेंड। और कॉस्ट एंगल भी दिया है 37, ठीक है। तो कॉस 37 लिखेंगे। तो कॉस 37, और ये चीजें तो आप लोग को बहुत अलग से पढ़ाए थे ना। 37, अगर 37 का एंगल है तो ये रेशियो कितना मानेंगे आप? 3, 4, 5। इस हिसाब से cos 37 की जो वैल्यू आती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कितनी वैल्यू आएगी? 4/5। तो चलिए वैल्यू रखिए 20, 10, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 2, और 2 से ऊपर डिवाइड कर देंगे कितना? 10। तो यहां से कितना आएगा? 10/4। फिर 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2। यानी लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? 2.5 सेकंड में हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे। समझ में आया?